और पहली बार जमीन पर हमास से झड़प की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि जेनिन में हमास का इजरायली सेना पर हमला हुआ और अल हरीथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी की यह तस्वीर देखिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जमीन पर कैसे हमास और इजरायल आमने सामने आए हैं और कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। इजरायल ने शुरू किया अगले चरण का हमला, जी हां, और देखिए कैसे आमने सामने की जंग। नेतन्याहू ने आईडीएफ को जमीनी जंग की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है ग्राउंड ऑपरेशंस की। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद अब गाजा में हमले जाहिर सी बात है रवि और तेज होंगे, क्योंकि पहली बार जमीन पर आईडीएफ और हमास लड़ाकों में झड़प की यह तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, आईडीएफ का दावा, टैंक से हमले में कई हमास के लड़ाके ढेर हुए, कई हमास के फाइटर्स को मार गिरा। हालांकि हमास की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल के बुलडोजर और टैंक तबाह करने में वो भी कामयाब हो चुका है, क्योंकि गाजा की लोगों की तरफ से भी बयान सामने आया। सबसे खौफनाक कल की रात थी। बिल्कुल, लगातार हमले होते रहे, रात भर गाजा पर बमबारी हुई, 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जो फिलिस्तीनी सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये बड़ा हमला किया गया है। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। ब्रजेश सर, ये स्थिति यहां पर दिख रही है, लेकिन एक सवाल, जो खबर हमने पहले दिखाई थी कि ईरान आरोप लगा रहा है यूएस पे और ये कह रहा है यूएनएससी से कोई उम्मीद नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत कह लें या फिल्म में गाना है कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा जिसने पाप ना किया हो। ईरान को क्या अधिकार है ये आरोप लगाने का, तब जबकि इस पूरे खेल के पीछे सबसे पहला नाम किसी का आया था तो ईरान का आया था। रवि, ये बात बिल्कुल सही है कि पर्दे के पीछे से ईरान अभी तक लगता है कि वो सारा ये ऑपरेशंस का सूत्रधार रहा है, लेकिन अभी तक विश्व ने उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया है। इनडायरेक्टली तो कहते रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशंस, इतनी प्लानिंग, इतनी चतुराई से किसी बड़े पावर का हाथ रहा होगा। ये है कहानी ईरान की, और ईरान का जो वक्तव्य आया है वो भी डायरेक्टली यूएस को संबोधन नहीं किया, उसने नहीं किया है। देखने की बात ये है, ये जो ऑपरेशंस होगा, जो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि टेरर का सर कुचलना बहुत आवश्यक है ह्यूमैनिटी के लिए 21st सेंचुरी में। तो ईरान के साथ समस्या ये है, उसका लैंड बॉर्डर किसी के साथ नहीं है इस एरिया में। सीरिया उसका अच्छा दोस्त है, लेबनान भी अच्छा दोस्त है, और इस वजह से आप देखेंगे तो इजराइल ने भी कल या परसों जो हवाई अड्डे हैं एलेपो में जी, दमास्कस में जी, उसको विध्वंस किया था, ताकि जो हस्तक्षेप हो सकता है ईरान से नहीं हो या कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और लेबनान में भी उनका आना जाना आसान नहीं है, जबकि समुद्र के रास्ते से भी उनको रोक लिया गया है। इस पूरे नेटवर्क और इस पूरे बॉर्डर एरियाज पर नजर इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो झड़प हो रही है उसमें इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से वार किए जा रहे हैं। अब इजराइल हमास के बीच झड़प की एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि गाजा के तुलकर्म में खूनी भिड़ंत हुई है। हमास का बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जेनिन के पश्चिम में इजरायली सेना पर गोलीबारी की। दूसरी तस्वीर तुलकर्म में इजरायल और हमास के बीच खूनी भिड़ंत की है। हमास का दावा है कि उसने इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसने बड़ी चोट की है। ये दो तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि नेतन्याहू ने जमीनी हमले की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। यही वजह है कि अब न सिर्फ हवाई हमले कर इजरायल हमास को तबाह कर रहा है, बल्कि जमीन पर भी भिड़ंत होने लगी है, यानी ग्राउंड ऑपरेशंस की एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये तस्वीरें शुरुआत हैं, बहुत इनिशियल, कि जब आमने सामने की जंग हो रही है हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच।
अब युद्ध में हार जीत किसी की भी हो, परिणाम एक ही होता है, खून खराबा, कत्लेआम, तबाही और मातम। 17वां दिन है जंग का। लोग मारे जा रहे हैं, ज्यादातर लोग घायल हो गए हैं और गाजा के ये आंकड़े देखिए, 4,651 लोगों की मौत, जबकि 14,245 रवि गाजा में घायल हुए हैं। बिल्कुल, इजरायल में अब तक 1403 लोग जान गंवा चुके हैं, 5,136 लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक की बात करें, 90 लोगों की मौत हुई है, 1653 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में 34 लोग बेमौत मारे गए हैं और 9 लोग घायल हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो 6,177 लोगों ने दोनों तरफ से जान गंवाई है और 21,403 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 210 लोग बंधक हैं। 100 से 200 लोगों का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए जिस स्तर पर लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें लोगों तक पहुंचना प्राथमिकता है। त्रिपाठी सर, अभी तक तो इससे पहले जब जंग हुई है तो डायलॉग और बातचीत हो जाती थी। हमने ये भी आप ही से सुना है कि किस तरीके से कुछ लोगों को छोड़ने को लेकर सहमति बन जाती थी, लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं हो रहा। देखिए, मेरे ख्याल से सुरभि कोई ऐसी सहमति अभी नहीं बनेगी। कोई भी जंग होती है तो जंग के बीच में बंधकों को, कोई बंधक होते हैं या युद्धबंदी होते हैं, उनको छोड़ने की बात नहीं होती है। एक बार जब युद्ध विराम हो जाता है तब युद्धबंदियों को छोड़ने के लिए निगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मुझे निकट भविष्य में कुछ भी नहीं ऐसी संभावना दिख रही है कि युद्धबंदियों को छोड़ा जाए। हाँ, एक महिला और उसके बेटे को छोड़ा था, हमास ने जो बताया था वो पता नहीं कैसे, किसी दबाव में छोड़ा था या कैसे छोड़ा था, यह भी क्लियर नहीं हुआ है। एक चीज़ और है कि अब चूंकि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया है तो अब इजराइल चाहेगा कि इससे पहले कि इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर बने, असह्य हो जाए, इनबियरेबल हो जाए, वो ये चाहेगा कि वो इसको जल्दी से जल्दी। ये तो इजराइल पर सर प्रेशर की बात हो गई, लेकिन कर्नल अनुराग, हमास पे भी क्या कोई प्रेशर है? क्योंकि हमास अगर इस युद्ध को जारी रखता है तो ज्यादा से ज्यादा गाजा में लोगों की जान जाएगी, ज्यादा नुकसान होगा। इजराइल का ऐलान वो सुन चुका है, वो जान रहा है कि उनका मकसद क्या है। जी, हमास ने जब ये युद्ध शुरू किया था, जब हमास ने अटैक किया था तो उनको पूरी तरह से जानकारी थी कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा और वो इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे। जब उन्होंने होस्टेज लिए थे तब भी उनको पता था कि होस्टेज की रिवर्ट में क्या होगा, इजराइल ग्राउंड फोर्सेस आएंगी, ऊपर से अटैक होगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग का हिस्सा था और कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तैयारी की गई थी। इसी तरह से उन्होंने अपने सामान जुटाए थे, हथियार जुटाए थे। और आज जैसे हम सीज देखें, 17 दिन हो चुके हैं, उसमें ना पानी दिया जा रहा है, ना खाना दिया जा रहा है, किसी तरह से कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो वो किसी तरह से वो इस तरह से चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों की तैयारी कर रखी थी पहले से। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चाहते हैं, उन होस्टेज को लेके जो गए हैं उससे वो क्या बदले में चाहना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके पास कैसे कोई बड़े हथियार नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसी आर्मी है जिससे वो किसी भी तरह सोच सकें कि हम इजरायली जैसी पावरफुल आर्मी को हरा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंदाजा तो उनको था कि ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन उनकी अगली प्लानिंग क्या है? क्या वो किसी बाहरी मदद से इस युद्ध को और भड़काना चाहते हैं और कई सारे देशों को इस वॉर में शामिल करना चाहते हैं इजराइल के खिलाफ? देखना होगा अगली रणनीति क्या होती है हमास और उसके समर्थक देशों की।